जाने अजरि अजर अक्षयमी अक्षय. So friends, let's begin with our next session. It is honor for me to introduce one of the finest, one of the eminent speakers, respected Vaidya Suvinay Damle sir. Respected Vaidya Suvinay Damle sir is renowned Ayurveda expert in his field of Ayurveda. He is specialized in Ayurveda and Panchakarma practice. He is also a joint secretary of Ayurveda Vyaspet Group. Limca book awarded him for a ethical medical practice, which proves his dedications towards his profession. With motto of spreading awareness regarding Ayurveda and all the traditional aspects of the specialty. He started writing blogs and informative tips which has got a wider reach. Through his writing and his knowledge, experience of 15 years depicts clearly. Born in Sindhudurga district, respected Damle sir studied Ayurveda medicines in Savantwadi. He says his bariatric systems and religious faith have kept him good in state throughout his practice. I get more than what I expect. Most of what I get can be used in my house. He says of his fee, these villagers may be poor, but they have strong egos. They feel hurt if they don't pay for my services. So sir, I would like to introduce you, and I hope you guys enjoy this next session. Thank you. Thank you, sir. Om Dhanvantaraye Namaha. Om Dhanvantaraye Namaha. बुद्धिदत्ता गणेश, आरोग्य देवता भगवान धन्वंतरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, राष्ट्रबंधु राजेभाई दीक्षित और अनादि अनंत स्त्री शक्ति को नमन करते हुए मैं आगे जाता हूँ। स्त्री शक्ति की पूजा हल्दी और कुमकुम से होती है, लेकिन अक्सर आजकल की युवती हल्दी और कुमकुम लगाने में थोड़ी सी शर्म महसूस करती है। हल्दी और कुमकुम ये जो टीका है, ये चंद्र और सूर्य का प्रतीक है और ये आत्म पूजन है। एवढंच फक्त आठवण करून देतो आणि हिला कुंकू लावतो आणि पुढे जातो। हमने एक प्रतिज्ञा ली थी, भारत मेरा देश है। इसमें से जो 4 लाइनें हैं, मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूं और इसकी विविधता रूपी संस्कृति पर गर्व करता हूं। ये विविधता रूपी संस्कृति क्या है, यही हमें मालूम नहीं है और यहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। कौन सा प्रॉब्लम? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्रॉब्लम। कैसा है, आगे देखेंगे। इस भारतीयत्व में ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं हम भारतीयत्व को खोते जा रहे हैं। ये सब जो है, ये भारतीयत्व है जो कहीं दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ भारत की ही देन है और इसमें सबसे नीचे जो आता है, ये आहार संकल्पना है और उसमें सिर्फ 45 मिनट्स मेरे पास है। हम इतने क्यों बदल गए? एक गुलामी रहने की आदत सी हो गई है। लॉर्ड मैकॉले ने एक खत लिखा था, एड्रेस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। I have traveled across the length and breadth of India. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. भाई और बहनों, ये
बहुत चिंता का विषय है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी गुलामी में हमने हमारी आज़ादी खो दी है। हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं पाश्चात्य विचारों प्रभावों से। इसका मेडिकल फील्ड पर जो असर हो रहा है ना, उसकी बात हम अगले 45 मिनट से करेंगे। सुबह से लेकर रात तक पाश्चात्य तंत्र को अपनाकर सच्चे भारतीय आरोग्य को हमने गंवाया है। आपको ऐसा नहीं लगता? ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये ब्लड शुगर है, ये थायराइड की लेवल्स है, ये ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज है, ये सब वाग्भट जी ने लिखी है, चरक में लिखी है, सुश्रुत ने बताइए? नहीं है। हमने जो आयुर्वेद पढ़ा है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो सब पाश्चात्य तंत्र की देन है। और ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए मैं मेरी दवा ढूंढता हूं, मेरी बुद्धि इस्तेमाल करता हूं, जो बुद्धि पूरी तरह से भारतीय थी, और हम गलत तरीके से जा रहे हैं। न्याय और कायदे व्यवस्था बदल गई, संस्कृति सभ्यता नीतिमत्ता के नियम बदल गए, शिक्षण व्यवस्था आमूलाग्र बदल गई। जो शिक्षण व्यवस्था पहले गुरुकुल सिस्टम में चलती थी, वो आज यूनिवर्सिटी लेवल पे आ चुकी है। अर्थव्यवस्था बदल चुकी, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि अभी कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, देखेंगे। शासन यंत्रणा बदल गई है, कृषि क्षेत्र बदल गया है, और आरोग्य क्षेत्र पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बताई है हमने? भारतीय आरोग्य में यह कहा गया था, समदोषा समाग्निश्य समधातु मल क्रिया। इस पर ही सभी ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन दूसरी जो लाइन है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। दूसरी लाइन क्या है? प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनस्वस्थ इत्याभिधीयते। जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जिसके मन प्रसन्न है, जिसकी इंद्रिय प्रसन्न है। कैसे जानेंगे? आत्मा का प्रसन्नत्व कैसे जानेंगे? इंद्रियों का प्रसन्नत्व कैसे जानेंगे? मन का प्रसन्नत्व कैसे जानेंगे? लिखा है ना कहीं किधर ना किधर लिखा ही होगा। ढूंढने की जरूरत है। जागतिक आरोग्य संगठन ने भी यही व्याख्या थोड़ी सी एक्सेप्ट की है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल लिखा है उन्होंने भी। लेकिन आज बदला हुआ आरोग्य जो है, वो एक आरोग्य की नई डेफिनेशन हमें देता है। जिंदगी भर दवा खाते रहना और सब रिपोर्ट्स को नॉर्मल रखने की कोशिश करना, यही आरोग्य है। और इसी सोच में हम वो ब्लड शुगर लेवल्स, वो BMI और वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इनको नॉर्मल करने का आयुर्वेदीय तरीका ढूंढते हैं। ये मुळातनच गड़बड़ है, इसको चेंज करना है। ये आयुर्वेद का विचार जो है ना, ये इसी सूत्र पे आधारित है। दुष्यम देशम बलम कालम, हर एक का अलग अलग रहता है। अनलम प्रकृति वया सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्य पृथक विदा। ये इसी पर इसके ये 10 पॉइंट जो बताया है, उसमें आहार भी एक है, मन है, सात्म्य असात्म्यता है, देश विचार है। इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। चलो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे। क्या बता रहा है वो? What is the glycemic index of food? The glycemic index is a scale that ranks carbohydrate-rich foods by how much they raise blood glucose levels compared to a standard food. और standard food कौन सा है? The standard food is glucose और white bread. ये सब जो झमेला है, ये सिर्फ ब्रेड के ऊपर है और शुगर के ऊपर है, ग्लूकोज के ऊपर है। जिनके और हमारा आहार वर्ग क्या है? आहार वर्ग बोला है सब तरह के खाद्य पदार्थ, भोज्य, चोष्य, लेह्य और पेय। ये आहार वर्ग है हमारा। इसमें सिर्फ ब्रेड है, इसमें सिर्फ मांस वर्ग है, इसमें सिर्फ दुग्ध वर्ग है। सब चीजें यही पे आती है। इन्होंने जो तरीके ढूंढ निकाले हैं, ये उनके आधारभूत है जिनका आहार सिर्फ ब्रेड और मांस ही है। ब्रेड के अंदर मांस या मांस के बाहर ब्रेड, खत्म। उनके यहां आहार की सिस्टम डेवलप ही नहीं हुई अभी, वो बच्चे हैं अभी। और हम उनकी धारणाओं पे चलते हैं कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ऐसा होना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए। हमारे आहार का अंतिम ध्येय क्या है? लक्ष्य क्या होना चाहिए?
ऊर्जा, चैतन्य, समाधान, आनंद, जिसको सच्चिता आनंद बोलते हैं, ये एंड प्रोडक्ट है ना आहार का। इसके ऊपर हम ध्यान ही नाही स्टेज मधला जरा लाईट लावता येईल, जरा फोकस मोठा करा, मला समजेल, चेहरे समजतील कोण कोण झोपतेत ते। बैलेंस डाइट क्या कहा है उन्होंने? कहा है चौरस आहार, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कैलोरीज। और हमारा आहार कैसा है? षड्रस युक्त आहार बोला है। उनका चौरस है, हमारा षड्रस है। मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, कड़वा है, कसैला है। इनको बैलेंस करना चाहिए, और ये बैलेंस यदि हो गया तो ये प्रोटीन्स, विटामिन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। कैसे, तो हम देखेंगे। वो कहते हैं कि हाई जीआई इंडेक्स इन चीजों में रहता है, इन चीजों में रहता है, मीडियम इन चीज में रहता है, लो जीआई इनमें रहता है, वो उनको लखलाभ होवे। हाई, उसका मतलब 70 के ऊपर, 69 के ऊपर, बीच वाला जो है वो 56 to 69, और लो जो है वो 56। ये सब आंकड़ों का खेल है। 80, 120, 120, 80, ये सब अबव 70, BMI इतना ही 25 होना चाहिए। ये सब आंकड़ों का खेल है। हमारे यहाँ आंकड़े कहाँ लगाते हैं? मटका खेलता ना आंकड़े लाते हैं। यदि शुगर मेरी 120 की 121 हो गई तो मैं हाई शुगर लेवल में जा रहा हूं और मुझे दवा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा आयुर्वेद में कहा नहीं है। अवस्थाश्च पृथक विधा, ये हमारी खासियत है। ये इनके चार्ट जो है, ये चार्ट भी भरोसेमंद है कि नहीं, ये भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं। ये इधर लिखा है पिज्जा का जीआई 33 है, लेकिन वो पिज्जा चीज बस्ट वाला होगा तो अलग हुआ। ये सब ये जो है ना, ये उन्होंने ग्लूकोज लेवल और ब्रेड के ऊपर निर्धारित किया है। जैसे हमने एसिड और अल्कली का बेस पानी माना है, पीएच उसकी, और उससे ज्यादा तो एसिडिक, नीचे तो अल्कलाइन, ये ऐसा है। एक वाटी राइस में 6 ग्राम प्रोटीन्स, एक रोटी में 11 ग्राम्स प्रोटीन्स, एक वाटी दाल में 20 या 22 ग्राम्स प्रोटीन्स। ये सब जो है, ये हर एक का अलग अलग मिलता है। चावल लो, चावल के हमारे 40 प्रकार मिलते हैं भारत में। कम ही बोला मैंने शायद। 60 साल गुणधर्म अलग रहेंगे, 2 बरस पुराना चावल गुणधर्म अलग रहेंगे, नया चावल गुणधर्म अलग रहेंगे, भून के किया हुआ चावल का जो राइस है वो अलग रहेगा। ये सब जो है वो इट डिपेंड रहते हैं, उसका एक कोई आधारभूत फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने जो लिखा है वो उनकी शास्त्र के आधार पे किया है। शास्त्र है, इसकी तुलना दूसरे शास्त्र के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। एक शास्त्र के नियम दूसरे शास्त्र को कभी नहीं खरे उतरते। इसका मतलब है कि जीआई इंडेक्स उनके लिए है, हमारे लिए हमारी सोच, हमारी धारणाएं आयुर्वेदीय पद्धति की होनी चाहिए। तो क्या है ये धारणाएं? आयुर्वेद आहार का आयुर्वेदीय दृष्टिकोण क्या है, कैसा है? इंडियन बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि अन्न यही ब्रह्म स्वरूप है। जैसा ब्रह्मांड ब्रह्म में से उत्पन्न हो गया, ब्रह्म ही ब्रह्मांड है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, वैसा ही आहार है। औषधिभूतम् अन्नम, अन्नात् पुरुषः, अन्नात् भूतानि जायन्ते, जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अन्नम भूतानां श्रेष्ठम, अन्नम ब्रह्म इति व्यजनात्, अन्नम न निंद्यात्। ये सब हमारे उपनिषदों में लिखा है, हमारा अभ्यास ही नहीं है इनका। ये बैलेंस डाइट है, आयुर्वेदीय बैलेंस डाइट। हम राइट हैंड से खाते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं खाते, 2 हाथों से नहीं ना खाते, चाकू, छुरी, कुराड़ी, कोई ऐसा लेकर नहीं खाते, सिर्फ एक हाथ से खाते हैं। और एक हाथ से खाते हैं तो जो ये परोसा हुआ पान है, राइस प्लेट है, ये सिर्फ राइस प्लेट बोली जाती है, उसमें सिर्फ राइस नहीं रहता, 6 व्यंजन उसमें आते हैं।
दाल चावल है, मीठा पदार्थ है, खीर है, लड्डू है, पूरन पोली है, कचौरी है, करी है, सब्जी है, छाछ है, तेल या घी परोसी हुई रोटी है, ऊपर से लिया हुआ तेल है, तेल में भुना हुआ अलग रहता है, ऊपर से लिया हुआ अलग रहता है। ये लेफ्ट हैंड में क्या क्या रहता है? नमक रहता है, अचार रहता है, चटनी रहती है, कोशिम्बीर यानी सैलेड, पापड़, भजी, रायता, पानी, ये सब लेफ्ट हैंड की चीज़ें हैं। एक हाथ से खाते हैं, जितना चाहे उतना खाओ, और लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड से नहीं खाना है, उसको भी राइट हैंड से लेना है, वो दूर रखी हुई चीज़ें हैं। ज़्यादा खाना है, कम खाना है, बस बात खत्म। तागड़ी लेने की जरूरत नहीं है, ग्राम मोजने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भूख है मधुर रस से चालू करो, मीठी चीज से चालू करो, चावल रोटी है, घी है, बीच बीच में लेफ्ट साइड पे नजर डालो, कितना लेना है, जितनी जरूरत उतना। इसी में सब विटामिन ए टू जेड शामिल है, अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आहार में पथ्य और अपथ्य, आयुर्वेद में एक प्रधान सूत्र बताया गया है कि आहार षड्रसात्मक होना चाहिए, विशेषात मधुर रस, ऐसा कहा गया है। और सब उनका झमेला जो है जीआई का, वो सिर्फ मधुर रस को ऐसा एनिमी मान के, शत्रु मानकर चला है, ऐसा नहीं है। सब रस धातु से शुक्र धातु तक सभी धातुओं का पोषण सिर्फ मधुर रस पर निर्भर है, ज्यादा से ज्यादा मधुर रस, विशेषांत मधुर रस, ऐसा कहा गया है। घी नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, और ये सब संप्राप्ति वात की तरफ बढ़ती जाती रही है। वो चाहे डायबिटीज रहने दो, चाहे ब्लड प्रेशर रहने दो, कौन सी भी डिसीज हो। और यदि एक बार कफ प्रकृति से वात प्रकृति तक यदि रुग्ण आने लगा, वो असाध्य की तरफ जाने लगता है। ऐसे इसीलिए पे ध्यान देना चाहिए कि मैं पेशेंट को परहेज बताकर उसको मैं वात प्रकोपक हेतु से भारित तो नहीं कर रहा हूं। खाना खाते वक्त मन में यदि भीति रहेगी तो सोने जैसा आहार भी माती बन जाती है। ये खाना खाते वक्त कोई भी शक मन में होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है, ये पूर्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसको नमस्कार करो। उसमें जो भी कम ज्यादा है वो सब भगवान देख लेगा, इसके लिए उसको नमस्कार है। अभी हो क्या गया है? डायबिटीज है, मीठा खाना बंद, पित्त बढ़ गया है, खट्टा बंद, तीखा बंद, रक्तदाब कम ज्यादा हो रहा है, नमकीन सब बंद, नमक बंद करो, अच्छा नहीं लगता इसलिए कड़वा बंद। 6 चीजों में से 5 चीज ऐसी चली गई, बच्ची तुरट यानी कसेला, उसमें तो पोषण कुछ नहीं है। जिंदगी के पहले 50 बरस कुछ मिलता नहीं था, इसलिए खा नहीं सकते थे, और अब बची हुई 50 बरस में डॉक्टर ने मना कर दिया, इसलिए खा नहीं सकते। ऐसे खाने से सिर्फ तनाव बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं। खाने के बाद मुझे जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद मिलता ही नहीं है। ये सब हम जीआई के और ये शुगर के मामले में उसको फिट मैंने कर दिया। पाश्चात्य वैद्य उसका बेस नहीं है, इसलिए वो मैं अर्ध सत्य बताता हूँ, वो विज्ञान है, इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। हरी सब्जियां कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, आज इतना जोर चढ़ गया है कि सब हरी सब्जियां ही खाओ। सिर्फ कोशिम्बीर 2 चम्मच थी हमारे लेफ्ट साइड में, अभी वो बीच में आ गई है और इतने बड़े बगुने में आ गई है। और क्यों? दुबला पतला होने के लिए। आयुर्वेद में बताया है, अष्टांग संग्रह में बताया है कि कितनी खानी चाहिए शाक और कैसी खानी चाहिए। स्विन्नम, निष्पीडित रसम, स्नेहाढ्यम, स्नेह यानी तेल, आढ्यम यानी बहुत, उसके ऊपर परोसकर, न अति दोषलम, ये भी थोड़ा सा दोष पैदा कर देती है। ये अष्टांग हृदय का सूत्र है। हम पेशेंट को क्या परहेज में बता रहे हैं, वो उनकी धारणाओं के ऊपर यदि हम जाने लगे तो हमारा आयुर्वेद हम भूलते ही जा रहे हैं, ऐसा समझो। सब्जियां खाकर पतला होना कितना सच कितना झूठ। जिंदगी भर ये सिर्फ पत्ते ही खाते हैं। आपने देखा है किसी को दुबला पतला?
मैंने तो नहीं देखा। प्योर नारियल तेल, प्योर कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट मेडिसिन है, दवाओं का भंडार है। हमने कहा है वात की चिकित्सा में सबसे पहले स्नेह द्रव्य आता है, स्नेहा स्वेदा औषधनम मृदु, ऐसा कहा गया है। ये स्नेहवर्जित आहार कहां से आया? इतनी खूब तरह से बताया है कि वात शमन के लिए स्नेह की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। 24 विचारणा कही गई है हमारे यहाँ। किसी भी तरह जाओ, लेकिन पेशेंट के अंदर पेट में घी, तेल, वसा, मज्जा जाना ही चाहिए। यहां ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहाँ गया बीच में? किधर भी नहीं है। कोकोनट ऑयल, एक बार ऐसे वो कहते थे कि अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट, और आज वो कह रहे हैं हेल्दीएस्ट ऑयल ऑन द प्लेनेट, वो मान्य कर रहे हैं। ये धारणा हमारी है। यदि हमारा खाना ही बैलेंस है तो बाहर से दवा और विटामिन की जरूरत ही नहीं है। इसी में सब है, हमारे खाने में ही सब विटामिन ए, बी, सी, डी सब है। उनका जो झमेला है वो सिर्फ विटामिन एम के लिए है, बाकी कुछ नहीं। ये सब बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ उपवास भी कहे गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति में आपने कभी उपवास रखते हुए देखे? कहीं नहीं। हमारे उपवास के इतने प्रकार है, एक भुक्त है, एक वाड़ी है, एक फलाहार है, निराहार है, शिवरात्रि का उपवास अलग रहता है, नवरात्रि का उपवास अलग रहता है, चातुर्मास का उपवास अलग रहता है, श्रावण मास का उपवास अलग रहता है। ये सब उपवास जो है वो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को पूरे बरस के बैलेंस करने के लिए है। सोचो आप इसके ऊपर। और इसीलिए ये उपवास हमें रखने चाहिए। जैसा आषाढ़ मास चातुर्मास का है, आषाढ़ी एकादशी आती है, आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिकी एकादशी तक ये 4 मास उपवास के रहते हैं। भगवान सोए हुए हैं ऐसी हमारी धारणा है। ये सिर्फ धारणा है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है। इसी में उपवास आते हैं। उपवास की ओर किस लिए करते हैं? कुछ प्राप्ति के लिए, सिर्फ आध्यात्मिक दिखावा करने के लिए, या संयम? इंद्रियों के ऊपर संयम है, मन के ऊपर संयम है, वाणी के ऊपर संयम है, जबान के ऊपर संयम है, रसनेन्द्रिय और वाक इंद्रिय, इन दोनों इंद्रियों पर एक ही जीव काम करती है, जिह्वा काम करती है। उसको यदि मैंने वश किया तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय मेरे वश में आएंगे। और इसीलिए उपवास रखा है। इनको उन्होंने, डॉक्टर दीक्षित का लेक्चर आपने सुना होगा। वो जो बोलते हैं दिन में 2 बार खाना है, बाकी बीच में उपवास ही रखना है। ये उपवास ही है। जो इंसुलिन का सेक्रेशन है उसको कब सीक्रेट होना है और कब कम करना है, ये उपवास सिखाता है। हमारी इंद्रियों के आधार पर हम खाना खाते हैं। इंद्रिया यानी कौन सी है? नाक, कान, घसा, इस सबसे, नाक, कान, त्वचा, इन सबसे हम खाना खाते हैं। समझो पापड़ है, पापड़ हम कान से खाते हैं। कैसे? उसका जो आवाज है ना, शब्द है, आकाश महाभूत है उसमें से, कुरुम कुरुम। यदि वो नहीं आया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो एक ही रहेगा, उसकी कैलोरीज तो एक ही रहेंगी। 4 दिन पहले तला हुआ पापड़ और अभी का, लेकिन उसको तोड़ने में जो एनर्जी हमारी खर्च हो रही है और उसमें से आवाज निकलेगा, वो आवाज हमें आनंद देता है। चाय कैसी चाहिए? गरम गरम चाय होनी चाहिए। जलेबी कैसी होनी चाहिए? रसदार जलेबी होनी चाहिए, रंगतदार जलेबी होनी चाहिए। यानी हम जो खाना खाते हैं वो सब इंद्रियों का सहारा लेकर, और अंतिम लक्ष्य, उद्दिष्ट आनंद प्राप्ति है। महाराज कहते हैं, गोंदवलेकर महाराज, उपास ना करो, उपास ना करो। ऐसे भी उपास ना करो कि एकादशी दुप्पट खाशी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमने साबूदाना बीच में हमने लाया है। साबूदाना इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। वैसे सेंगदाना भी, मूंगफली, ये भी भारतीय नहीं है। छोड़ दो, वो अलग बात रहेगी। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वाम प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामन्यम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर अग्नि, पाचक अग्नि के रूप में आपके पेट में रहता हूँ।
अन्न यानी शर्करा को भी मैं ही हजम करता हूँ, इस अन्न का मैं ही पचन करवाता हूँ, इसको तैयार करने वाला भी मैं ही हूँ और नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। इस पर ध्यान देना चाहिए, यह हमारी धारणा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं। सत्यनारायण की महापूजा जो कहती है उसमें भगवान जी के 1000 नाम से हम तुलसी पत्ती चढ़ाते हैं, उनमें से 2 नाम भोजन के संदर्भ में आते हैं, भोजनाय नमः और भोक्त्रे नमः। अन्नावलील संस्कार बिगड़ने के परिणाम बदलतात। ये जो कुकर है, इसका प्रेशर कुकर का टेम्परेचर ऊपर वाला जो है वो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री है। इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज नहीं होगा? जरूर होगा। आहार पर संस्कार जो कहते हैं, इतने संस्कार हम करते हैं, जैसे मैंने इधर मराठी में इसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने उसको वैसा ही रख दिया है। निवडणे, आसडणे, चाळणे, दळणे, धुणे, काटना है और मिक्सी में घुमाना है, छाछ बनानी है। तो छाछ बनाने में 2 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो रवि का इस्तेमाल करते, ऐसे और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन आती है उसमें, और दूसरा मिक्सी में सिर्फ गोल घुमाते हैं। ये संस्कार अलग हो गया। दही से छाछ बनाने की जो प्रोसेस है, वो संस्कार जो है, उसको यदि मैंने चेंज किया तो प्रोडक्ट जो है उसके संस्कार भी अलग ही रहेंगे। बटर और मक्खन, इसमें फर्क है। मक्खन भारतीय है, बटर पाश्चात्य है। समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूं? संस्कार बदल गया, कृति बदल जाएगी। क्या इन संस्कारों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदल नहीं जाएगा? जरूर बदल जाता है। जैसे कुकर में बनाया हुआ चावल रक्त शर्करा को बढ़ाता है, लेकिन उबलते चावल से पानी निकाला हुआ चावल रक्त शर्करा को बढ़ाता नहीं है। ये मैंने किया है, लास्ट 25 इयर्स में इसी पे काम करता हूँ कि ये जो संस्कार अलग अलग से हो रहे हैं, इसका परिणाम हमारे अन्न पर हो रहा है। करेला, इसकी एक मीठी कहानी सुनाता हूँ। मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करके मैं वो खाने वाला हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसको करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तीसरा मेरी माँ है, वो एक सब्जी की तरह करेला खाती है। तीनों ने करेला की भाजी खाई, सब्जी बना के खाई। मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करके संकल्प करके कि करेला ऐसा ऐसा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, उससे शुगर कम हो जाती है, मेरी शुगर कम हो जाएगी। जिसको करेला अच्छा नहीं लगता, मन से अच्छा नहीं लगता, उसका पित्त बढ़ता है। मैं व्यावहारिक स्तर पर बताता हूं। और मेरी माँ जो एक सब्जी की तरह करेला की सब्जी खाती है, नॉर्मल सब्जी की तरह, उसके ऊपर शुगर का भी रिजल्ट नहीं आएगा और पित्त भी नहीं बढ़ेगा। ये हुई करेला की बात। दूसरी एक आइसक्रीम की कहानी बताता हूं। 3 फ्रेंड्स है, मैंने मेरी ब्लड शुगर टेस्ट की, वो आई 100, दूसरा है उसकी आई 200, तीसरा है उसकी आई 300, और हमको 100 ग्राम बटर स्कॉच आइसक्रीम खिला दिया। मैंने खाया, दूसरे मित्र ने भी खाया, तीसरे मित्र ने भी खाया। 2 घंटे के बाद मेरी शुगर टेस्ट की, वो आई 140, यानी 100 में 40 गुना बढ़ती हुई। क्यों? मैंने 100 ग्राम आइसक्रीम खाई, 2 घंटे के बाद 40 से शुगर मेरी बढ़ गई। तो गणितीय परिभाषा में इन दोनों की भी 40 से ही बढ़नी चाहिए। इसकी 240 होनी चाहिए, उसकी 340 होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखता ही नहीं है। व्यवहार में मैंने रात का खाना ही नहीं खाया, मैंने पूरी रात उपवास रखा है और 100 ग्राम आइसक्रीम खाया है, तो मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका चेंज हो जाएगा और मैं उसको सहज ही हजम कर सकता हूं। मेरी 140 हो गई, उसकी 240 के बजाय 340 भी हो सकती है और 340 के बजाय 140 भी हो सकती है। इसका मतलब है मैंने जो खाना खाया है
उसका संकल्प क्या है, उसके ऊपर संस्कार क्या है, सत्वम सात्वम तथा आहारम, इसका ध्यान रखकर उनकी शुगर बदल जाती है। हम जो एक मोजपट्टी फुटपट्टी लेके जो बैठे हैं ना कि शुगर लेवल इतनी ही होनी चाहिए, यही गलत है। ये मेरा मानना है। आहार लेने का सम्यक समय कौन सा है? हम सुबह एक बार खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं और रात को खाते हैं। सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को फिर एक बार खाना, नाश्ता और रात को खाना। ये हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखें, सुबह हम खाना खाएंगे, दोपहर में नाश्ता, शाम को खाना और रात को सिर्फ भूख लगी तो ही नाश्ता, बस, बाकी कुछ नहीं। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य सूर्य के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जब तक सूरज है तब तक बड़ा खाना खा के लो, बस, बाकी कुछ नहीं। आपको जो चाहिए वो खाओ, मन से खाओ, दिल से खाओ। जब तक सूरज है तब तक वो खाना आपको हजम होता है। ये नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है। कोई भी कौवा, कोई भी स्पैरो, कोई भी कुकू 7 बजने के बाद नहीं खाती और उनका वेट भी नहीं बढ़ता। जो कुकू यानी हेन, कोमड़ी, जो क्या बोलते हैं, पोल्ट्री में बढ़ाई जाती है, वो सब ब्रॉयलर हेन्स जो है उनका वजन जो है 45 डेज का जो चिक्स रहता है उसका वेट 2 या 2.5 किलो तक बढ़ता है। और जो अपना खाना 7 बजे खत्म कर देती है उनका 45 डेज का जो बच्चा रहता है, चिक रहता है, उसका वेट सिर्फ 1 या 1.5 किलो रहता है। यानी रात का खाना जो खाते हैं उनका वेट बढ़ता है और दिन में जो खाना खत्म करते हैं उनका वेट वैसा ही रहता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कोई वास्ता नहीं इससे। खाना शाम को 7 या 7:30 से पहले खत्म ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने यदि कहा तो सब लोग मानते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। मैं इसके दूसरा एक नुस्खा देता हूं कि यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता तो दूसरा, अन्यथा खाना ही ना खाना, खाना बंद करना। लास्ट 15 ईयर्स मैं ये कर रहा हूं और उसके बहुत अच्छे नतीजे मुझे और मेरे पेशेंट को दिखते हैं। उनके सब रिपोर्ट्स 3 महीने के 4 महीने के बाद नॉर्मल आने लगते हैं। लेकिन ये पहले 3 महीने का जो फेज है उसमें शुगर लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है आज के अंदाज के, लेकिन पेशेंट को कुछ होता ही नहीं है। डायबिटीज के 2 प्रकार आपने सुने होंगे, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 3 भी मुझे दिखता है। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 ऐसा प्रकार है, क्लिनिकली ही इज फिट एंड फाइन, उसको कुछ भी नहीं होता है, तकलीफ ही नहीं है उसको, सिर्फ रिपोर्ट बढ़ते हुए दिखते हैं। यह है टाइप 3 डायबिटीज। उनको दवा की जरूरत ही नहीं है, न एलोपैथी की और न आयुर्वेद की भी, सिर्फ दिमाग का रोग है। करके देखो, रिजल्ट देखो, सिर्फ खाने का वक्त बदलो, क्लेद निर्मित जो है उसको कम करने का प्रयास करो, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात ही खत्म होगी। योग्य समय पर सुयोग्य आहार, यही दवा है। बाकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह अंधश्रद्धा है। Health management is free and enjoyable, but disease management is very costly and painful. धन्यवाद।